नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव में सबसे पहले खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली की बताते हैं। अब तक भारत के पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 टीके ही मौजूद है। स्पुतनिक 5 ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत में स्पुतनिक का पहला डोज दिया गया है। हमें गर्व है कि कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। स्पुतनिक एक रूसी भारतीय वैक्सीन है और इस वैक्सीन के एक बड़े हिस्से का उत्पादन भारत में होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस साल भारत में 850 मिलियन डोज यानी 8.5 करोड़ डोज तैयार की जाएंगी। तो देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की पहली डोज दीपक सप्रा को दी गई है। डॉक्टर दीपक लैब में कस्टम फार्मा सर्विसेज के ग्लोबल हेड हैं। उन्होंने हैदराबाद में वैक्सीन की पहली डोज उनको दी गई। अब तक भारत के पास सिर्फ 2 टीके थे, लेकिन अब स्पुतनिक टीका आने के बाद 3 टीके हो चुके हैं। यानी भारत में अब वैक्सीन का इजाफा ही इसको कहा जाएगा। दिन ब दिन जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इजाफा ही इसको कहा जाएगा। ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है, एक व्यक्ति को लग चुकी है। अब राहत की सांस ये है कि अब तक 2 टीके भारत में थी। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, अब तक सिर्फ भारत के पास 2 टीके थे, लेकिन अब 3 हो चुके हैं। राहत की खबर। राजीव, आवाज सुन पा रही मेरी? लगता राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो अब तक भारत के पास सिर्फ 2 टीके थे, लेकिन अब जो टीके हैं वो 3 हो चुके हैं। भारत की इस लड़ाई में रूस ने भारत का साथ दिया है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। भारत के पहले शख्स को स्पुतनिक वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि ग्लोबल टेंडर जो निकाले गए थे राज्य सरकारों की तरफ से, वो अपने अपने अलग स्तर पर निकाले गए थे, लेकिन ये वैक्सीन रूस की तरफ से दी गई है। ये वाली वैक्सीन अब राहत की खबर है, ताकि हमारे देश में अब 3 वैक्सीन लोगों को लग सकेंगी, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है वैक्सीन की कमी हो रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो। कोवैक्सीन तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कोविशील्ड कुछ जगह पर है, हालांकि वो भी खत्म होने के कगार पर ही है समय, इसलिए स्पुतनिक की जरूरत पड़ी है। अब राहत की सांस है, क्योंकि वैक्सीन अगर 3 होंगी, 3 कंपनियों की वैक्सीन आएंगी, तो पहले शख्स को स्पुतनिक वैक्सीन मिल चुकी है। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव। राजीव, अब तक राहत की खबर ये आई है क्योंकि स्पुतनिक वैक्सीन आ चुकी है, एक व्यक्ति को लग चुकी है। हमारे पास अब तक सिर्फ 2 टीके थे, अब 3 टीके हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार वैक्सीन की प्रक्रिया की, तो वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। और लगातार पहले भारत के अंदर 2 वैक्सीन थी, अब वो 3 वैक्सीन हो चुकी है। और लगातार कहीं ना कहीं अब दिल्ली के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ रूसी वैक्सीन जो है, तो पेट्रोल उसकी कहीं ना कहीं जो डोज लगाई जा चुकी है, भारतीय लोगों को भी कहीं ना कहीं की कोशिश की जा रही थी कि लगातार भारतीय लोगों को वैक्सीन मिले। मगर जिस तरीके से अब वैक्सीन का टीकाकरण स्टार्ट कर दिया गया है, और कह सकते हैं जो दीपक नाम का शख्स है, जो उसको वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और ये खुद डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरी के अंदर हेड के तौर पर बतौर काम करते हैं वहां पर, और उनको ही वैक्सीन का टीकाकरण दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं भारत के अंदर अब वैक्सीन की कमी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत के अंदर 3 वैक्सीन हो चुकी है, और लगातार कोशिश यही की जाएगी कि जनता को भी वैक्सीन मिले। मगर लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि वैक्सीन जनता तक उपलब्ध हो। मगर अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर राजनीति की जा रही है, और वैक्सीन की कमी पड़ती नजर आ रही है। जी, दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वैक्सीन खत्म होने वाली है, 2-3 दिन की वैक्सीन बची है। कोवैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, सिर्फ कोविशील्ड बची हुई है। अभी क्या हालात है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड वैक्सीन जरूर 2-3 दिन की बची हुई है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार से कह रही है कि वैक्सीन उनके पास खत्म है, और लगातार वैक्सीन की डिमांड की जा रही है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से भी कह सकते हैं जो बड़े नेता हैं, जो मनोज तिवारी की बात करें या फिर और नेताओं की बात करें, वो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन पूरी दी जा रही है, पर्याप्त मात्रा के अंदर वैक्सीन है। मगर वैक्सीन कितनी दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से,
ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कह रही है कि वैक्सीन नहीं है और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं वैक्सीन कम पड़ती नजर आ रही है, तो लगता है कि तीसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तैयार नहीं है, या फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में तालमेल नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर कहीं ना कहीं देखना होगा कि तीसरी लहर के लिए दोनों ही सरकारें कितनी तैयार है। जी, अब से लगभग एक सप्ताह पहले की बात याद की जाए तो एक सप्ताह पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन की वैक्सीन बची हुई है, लेकिन एक सप्ताह गुजर चुका है। इसके पीछे कुछ तो लग रहा है, लफड़ा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास 2-3 दिन की वैक्सीन है, मगर वो 2-3 दिन की वैक्सीन खत्म नहीं हुई है अभी तक, और लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं बार बार कहा जाता है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं दे रही है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से मनोज तिवारी की बात करें या फिर और बड़े नेताओं की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली सरकार वैक्सीन जनता तक उपलब्ध नहीं करा रही है, जब सिर्फ राजनीति की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर हो रही है, क्योंकि दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं संदेश यही दे रही है कि केंद्र सरकार बुरी है और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को जिम्मेवार बना रही है, और कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर दोनों ही सरकारें संजीदा होनी चाहिए थी, वो संजीदा अब तक नजर नहीं आ रही है। जी राजीव, हम देख रहे हैं चाहे वो सीएम केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हो या फिर आम आदमी पार्टी के अन्य जो नेता हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर एमएलए आतिशी हो, इनकी तरफ से जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मैंने कल की भी सुनी है, परसों की भी सुनी है, उससे 1-2 दिन पहले की भी सुनी है, कहा सिर्फ यही जाता है कि हमारे पास वैक्सीन सिर्फ 2 या 3 दिन की बची है, 2 या 3 दिन की बची है, लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हो पा रही है। इससे साफ पता चलता है वैक्सीन है दिल्ली के पास, लेकिन कहा जा रहा है कि खत्म होने वाली है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर कहें आदेश गुप्ता जैसे कि उनकी बात करें, कैसे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है आम आदमी पार्टी के, उनकी बात करें या फिर कहीं ना कहीं और बड़े नेताओं की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारे पास 2-3 दिन की वैक्सीन बची हुई है, वैक्सीन पूरी नहीं है और वैक्सीन के लिए कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं वो 2-3 दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है और लगभग एक सप्ताह हो चुका है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर की जा रही है, क्योंकि लगता है कि जो आम आदमी पार्टी जो वो जनता को गुमराह कर रही है और केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना योगदान देती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जनता के लिए बारे में नहीं सोच रही है, स्वास्थ्य विभाग के बारे में, तरक्की के बारे में नहीं सोच रही है, जनता को राहत देने की कोशिश नहीं कर रही है, मगर कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों से राजनीति की जा रही है, ना कि जनता को राहत दी जा रही है, ना कि वैक्सीन दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर कालाबाजारी भी की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वैक्सीन बाहर दिखती भी देखी और दुगने से तिगने दामों के अंदर, और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, मगर जिस तरीके से साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति ही खेली जा रही है और जनता को कहीं ना कहीं संजीदा नहीं लिया जा रहा है, न कि उनकी कोरोना जैसी महामारी को निजात पाने की कोशिश की जा रही है। जी, लॉकडाउन वहां पर 1 हफ्ते का और बढ़ा दिया गया है, अब तक लॉकडाउन लगा था, अब और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसका जो कारण है सिर्फ यही देखा जा रहा था कि जो केसेस की संख्या कम हो रही है उसका प्रभाव लॉकडाउन पर, लॉकडाउन ही वो वजह है जिसकी वजह से ये आंकड़ा लगातार कम होता चला जा रहा है, 6000 तक पहुंच चुका है। कितना पालन लॉकडाउन का किया जा रहा है, और जो दिल्ली के लोग हैं आप उनसे बातचीत करते होंगे, क्या उनका कहना है, लॉकडाउन के पक्ष में है ज्यादातर लोग या फिर नहीं? बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन का पालन जरूर किया गया है और लेकिन पालन जल्दी घटते नहीं, मगर आप जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 4000 के करीब आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं साथ जाहिर है लॉकडाउन का पालन जरूर किया रहा है, लॉकडाउन कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुआ है। मगर बात करें जिस तरीके से जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं अब परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास जो थोड़ा बहुत ज्वारा था, यानी कि जो थोड़े बहुत पैसे थे वो अब खत्म हो चुके हैं, और लगातार कहीं ना कहीं जनता परेशान है और जनता चाहती है कहीं ना कहीं उनको राहत मिले, क्योंकि अभी रोटी कमाने के लिए तो कोई साधन नहीं है, मगर रोटी खाने के लिए जो घरों में बैठना पड़ता है और घरों में बैठकर गुजारा नहीं होता है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से राशन जरूर दिया जा रहा था, मगर अभी तक कई इलाकों के अंदर हमारे पास ये जानकारी मिल रही है, कई इलाकों के अंदर अभी तक राशन नहीं बांटा गया, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि राशन डीलर भी कालाबाजारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी कालाबाजारी की जा रही है, मगर लगातार जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी को संजीदा नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो लगता है कि दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है और जनता को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश नहीं की रही, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं जनता तक, हर व्यक्ति तक नहीं लग पाएगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर देखना है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को कब तक वैक्सीन पूरी उपलब्ध कराई जाएगी और 18 साल से नीचे के लोगों के लिए वैक्सीन कब तक दी जाएगी। जी राजीव, दिल्ली के कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हों या फिर ऑटो रिक्शा चालक हों, दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे, हर महीने उनकी कुछ मदद की जाएगी, मदद पहुंच पा रही है क्या उन तक?
देखिए मुझे बिल्कुल बताया, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऑटो टैक्सी चालक जो है, यानी कि ऑटो टैक्सी के ड्राइवर हो या फिर टैक्सी के ड्राइवर हो या फिर दिहाड़ी मजदूर हो जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक अभी इस तरीके का पैसा पहुंचा ही नहीं है, ना ही वो उनके पास उसकी जानकारी है, ना ही ये उन्हें ये पता है कि दिल्ली सरकार कैसे पैसा देगी। मगर जिस तरीके से हमने उनको जागरूक करने की कोशिश करी और उनसे बातचीत करी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कालाबाजारी जरूर की जा रही है और कहीं ना कहीं लिपापोती भी की जा रही है, क्योंकि जनता तक सही हाथों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है और ना ही सही हाथों तक राशन पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों ही सरकारें जिम्मेवार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें जिम्मेवार है और दोनों ही सरकारों को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी, ग्लोबल टेंडर भी निकाला गया है, दिल्ली सरकार को उसकी मदद अभी तक मिल पा रही है क्या कुछ? क्योंकि जिस तरीके से निकाला गया, हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए हमने देखा कि 5 कंपनियां शामिल हुई उत्तर प्रदेश का साथ देने के लिए ग्लोबल टेंडर में। क्या दिल्ली सरकार का साथ देने के लिए कुछ कंपनियां अभी तक आगे आई हैं? देखिए बात करें जिस तरीके से ग्लोबल की, तो ग्लोबल की कंपनियां जो बिल्कुल सामने आई थी और लगातार यूपी के अंदर भी जो यही देखने को मिला था। मगर दिल्ली के लिए बात करें तो दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर है, मगर लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, पावर कंपनियों से भी बात की जा रही है। मगर देखना होगा कि दिल्ली सरकार को कितनी बड़ी कामयाबी मिल पाएगी। मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जरूर दिक्कतें आ रही है और वैक्सीन को लेकर ही कहीं ना कहीं कुछ सेंटरों में वैक्सीन सेंटर जो है बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है, मगर देखना होगा केंद्र सरकार वैक्सीन देती है या नहीं देती है, अगर देती है तो कितनी देती है, ये सारा जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं जनता के सामने रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा। मगर देखना है कि दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है या फिर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। जी, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि हम अस्पतालों की स्थिति लगातार दिल्ली के देख रहे थे कि इस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो अस्पतालों के बाहर लगी हुई थी, चीख पुकारे जो मरीजों के परिजन की लगातार हम देख रहे थे। पिछले लगभग 2 महीनों में हमने बहुत ज्यादा हालात खराब देखे हैं। अब कैसे हालात हैं अस्पतालों में? जो स्पेस है वो हो चुका है, जो मरीज वहां पर आ रहे हैं क्या उनको प्रॉपर इलाज मिल पा रहा है? हालात सुधरे हैं पहले से? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी हो रही थी, यानी कि लोगों को परेशान थे, एक दूसरे की जगह पे भाग रहे थे गैस सिलेंडर लेकर, तो लगातार ऑक्सीजन के लिए कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आते हैं कहीं ना कहीं। और जो मरीज थे वो बिल्कुल अस्पतालों के बाहर बैठे हुए थे और लगातार कहीं ना कहीं अपना नंबर का इंतजार कर रहे थे कि किसी भी तरीके से अस्पताल के अंदर उन्हें जगह मिले और कहीं ना कहीं उनका इलाज शुरू हो। मगर अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि अस्पतालों के बाहर मरीज नहीं है, अस्पतालों के अंदर ही जगह दी जा रही है। और जो होम क्वारंटाइन के अंदर है उनके लिए भी दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनर बैंक बनाए गए और लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता तक कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है उनके घर तक पहुंचे। जो लोग घरों में रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करा रखा है आपके द्वारा वो रजिस्ट्रेशन कराए, उनकी भी जानकारी दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं साथ साथ राजनीति भी की जा रही है जो जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारत में अब 3 वैक्सीन हो चुकी हैं, यानी मदद अब 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। अब तक सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी, लेकिन अब स्पुतनिक रूस की तरफ से जो मदद आई है, मदद का हाथ विदेशों की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, जिसका फायदा देश को मिलेगा। मुंबई की खबर अब आपको बताते हैं। मुंबई में सीजन का पहला चक्रवाती तूफान तौकते से मुंबई पूरी तरीके से बाल बाल बच गई है, लेकिन इस तूफान की जद में जो इलाके आए वहां अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर चले गए। तूफान को लेकर जारी की गई भविष्यवाणी, अनुमान, आशंकाओं और भय से मुंबईकरों ने राहत की सांस ली है। जब रविवार सुबह 9 बजे तकरीबन मुंबई के तट से 120 किलोमीटर दूर अरब सागर से होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ गया। तटीय इलाके से इतनी दूर होने के बाद भी महाराष्ट्र के कई जिलों में तूफान से भारी नुकसान हुआ है। 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश से मुंबई में 6 जगहों पर दीवार गिर गई है। जगह जगह 132 पेड़ और शाखाओं के गिरने से यातायात बाधित रहा। अंधेरी सबसे ज्यादा वहां पर पानी देखने को भरा हुआ मिला। आपको बता दें कि सबवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तूफानी हवाओं के कारण बांद्रा वर्ली सी लिंक पर वाहनों के आपस में टकराने के बाद यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया। बीकेसी जंबो सेंटर को नुकसान। बीकेसी में बने जंबो कोविड सेंटर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सेंटर में भर्ती किए गए 182 मरीजों को भी पहले से ही हटा दिया गया था। कोविड सेंटर के डीन डॉक्टर राजेश ढेरे ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद अस्पताल को जल्द शुरू किया जाएगा। बोरीवली के आईसी कॉलोनी स्थित YMCA मैदान पर बने वैक्सीनेशन सेंटर की पूरी छत तूफान के कारण हवा में उड़ गई। स्थानीय नगर सेविका तेजस्वी ने कहा कि जब तक छत नहीं बन जाती वहां टीकाकरण बंद रहेगा। सुबह 4 बजे से, आपको बता दें कि कल सुबह के 4 बजे से मुंबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। मुंबई आने वाली ज्यादातर फ्लाइट को सूरत और अन्य एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए डाइवर्ट किया गया था।
तो तबाही के निशान तूफान पूरी तरीके से मुंबई में छोड़कर गया है। हालांकि ये नहीं कहा जाएगा कि मुंबई में नुकसान नहीं हुआ है, कई लोगों की मौत भी हो गई है। माया नगरी को छूकर एक आफत निकली है, तूफानी आफत इसको कहा जाएगा। 120 किलोमीटर दूर से तूफान गुजरा है, लेकिन भारी बारिश मुंबई में हुई, कई जगह पर पानी भर चुका है। तूफान आया, तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से एक कोविड सेंटर की छत उड़ी हुई बताई जा रही है। हालांकि मरीजों को पहले ही दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था, उनका इलाज लगातार चल रहा था। लेकिन इतना कहा जाएगा कि इस तूफान की वजह से माया नगरी अछूती नहीं रही है, वहां पर भी तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। तौकते तूफान ने पूरी तरीके से कहर बरपाया अपना, चाहे वो कर्नाटक की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो, चाहे वो गुजरात की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो। कई राज्य ऐसे हैं जो कि तौकते तूफान की जद में आए हैं। तौकते तूफान ने इन राज्यों को अपनी चपेट में लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो कि हालातों को बयां करती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कि इस समय दिखा रही कि कैसी तबाही के निशान इस समय मुंबई में भी छोड़े गए थे। हालांकि गुजरात की बात करें अगर या फिर कर्नाटक की बात करें, कई लोगों की वहां पर मौत हुई है, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह चुकी हैं, क्योंकि इस तूफान का कहर बरपाया लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस तूफान की वजह से। जो तस्वीरें सामने आ रही वो डरा देने वाली है। नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, चाहे वो माया नगरी की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो। तबाही के निशान तूफान हर राज्य में छोड़कर गया है, जहां जहां पर आशंका थी कि तूफान आएगा। हालांकि पहले हाई लेवल मीटिंग कर ली गई थी, प्रधानमंत्री खुद उस मीटिंग में शामिल थे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उस मीटिंग में शामिल थे, जिन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हो या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो। ये देखिए मुंबई में किस तरीके से पानी भरा, ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि आमतौर पर देखने को मिलता है जब मुंबई में बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर ही जाता है वहां पर, लेकिन ये जो पानी है ये वो तबाही के निशान है, तूफान की तबाही इसमें देखने को मिल सकती है। इसको तूफान की तबाही ही कहा जाएगा, क्योंकि तौकते तूफान की जद में मुंबई इस समय आई हुई है और तो तबाही के निशान यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तमाम तबाही वहां पर हुई है। कई जगह पर लोगों ने अपनी जान इस तूफान की वजह से गंवाई है। 125 किलोमीटर दूर से तूफान होकर गुजरा है। तेज हवाएं वहां पर चली थी, उन तेज हवाओं की चपेट में कई ऐसे लोग थे जो कि आए थे। देश की सरकार पहले से तैयार थी इस स्थिति का सामना करने के लिए, इस स्थिति से पार पाने के लिए। राज्य सरकारें पहले से तैयार थी इस स्थिति से पार पाने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे निजात इस मुश्किल घड़ी में पाई जाएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। सत्य प्रकाश सोनी संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मुंबई से। सत्य प्रकाश, कहा यह जाएगा कि माया नगरी को तबाही छूकर निकल गई। जी बिल्कुल काजल जी, देखिए जिस तरह से केरल, कर्नाटक, गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र मुंबई को छूते हुए 120 किलोमीटर दूर से जो है तबाही निकल गई। जाहिर तौर पर यह मुंबई करो और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन जिस तरह से 24 घंटे में लगातार तबाही का मंजर देखने को मिला वो कहीं अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई में अब तक करीब 6 लोगों की मौत के अलावा 9 लोगों को गंभीर घायल हुआ है, जिनका इलाज मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटलों में किया जा रहा है। वहीं कम से 1200 से 1300 घर ऐसे थे जो तबाही की मंजर में डूब गए। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को अपने तहकीकात में लेती है और उनकी भरपाई करती है। लेकिन जिस तरह से अंदाज लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में तबाही का ये मंजर और भयावह हो सकता था, लेकिन जिस तरह से 120 किलोमीटर दूर से ही तबाही का यह मंजर तौकते तूफान चला गया, तो जाहिर तौर पर मुंबई महाराष्ट्र के लिए कहीं कहीं राहत भरा है। अजय, कई बिल्डिंगों को क्षति पहुंची है, कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कई जगह पर पानी भर गया है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई थी। क्या क्या नुकसान अब तक हुआ है? देखिए काजल, आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि शुरुआती दौर में जब सुबह तौकते तूफान की रुख शुरू किया, उस दौरान लगातार तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कई रास्ते जो है पेड़ों की गिरने से बंद हो गए, कई लोगों की मौत भी पेड़ों के गिरने से हो गई, कई गाड़ियां जो है उसके नीचे दब गई। ऐसे में दूसरी तरफ यह भी लगातार देखा जा रहा था कि मुंबई का एयरपोर्ट जो है पिछले 8 घंटे के लिए बंद कर दिया, क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। एविएशन महानगर पालिका ने तुरंत जो इसकी मांग की और रात 8 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो रेलवे गाड़ियां थी वो भी प्रभावित हुई, कई रेलवे को रोका गया है, कई रेलवे के ऊपर जो है इस तरह के पोस्टर बैनर गिरते हुए दिखाई दिए। उसके बाद कई दुकानों के ऊपर भी पोस्टर बैनर दिखाई दिए, बीएसटी बस के ऊपर दिखाई दिए। तो जाहिर तौर पर तमाम तरह की तबाही एक साथ जो है मुंबई में चल रही थी, लिहाजा
महानगर पालिका और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड की भी टीम लगातार काम कर रही थी कि तटीय इलाके से जो तमाम लोग थे, करीब 12,500 लोगों को मुंबई महाराष्ट्र से दूर कर दिया गया था, सुरक्षित स्थान पर बना दिया गया था, रख दिया गया था, उनका भी देख रेख किया जा रहा था। लेकिन पूरे दिन जिस तरह से देश के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अलावा देश के अन्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे और तमाम जो है उस पर अपडेट ले रहे थे, वो कहीं न कहीं काफी सराहनीय रहा है। लगातार देखा जा रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हर पल की जो अपडेट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से ले रहे थे कि किस तरह की स्थिति है, कहाँ किस तरह का क्या हालात चल रहा है, उसका भी जायजा लिया जा रहा था। दूसरी तरफ जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना चल रहा है, लोगों को वैक्सीनेशन का भी एक साथ काम चल रहा है, वही कोविड सेंटरों में तमाम पेशेंट भर्ती किए गए थे, लेकिन जिस तरह से अस्थायी सेट बनाए गए थे, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था, उसको लेकर भी करीब 150 से 200 मरीजों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट किया गया। सबसे आम बात थी जो आईसीयू में मरीज थे उनको लेकर जाना महाराष्ट्र सरकार मुंबई के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन डॉक्टरों की सतर्कता, डॉक्टरों की पैनल ने उनको आईसीयू के साथ यानी कि कहे वेंटिलेटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, उनकी डॉक्टर की टीम के साथ उनको शिफ्ट किया गया, उनका बखूबी इलाज किया जा रहा था। जाहिर तौर पर ये जो इतनी बड़ी तबाही का जो मंजर था वो कहीं न कहीं मुंबई के ऊपर से हट गया है। तो जाहिर तौर पर अब लेकिन जिस तरह से स्थिति अभी भी काजल बनी हुई है, लगातार बारिश भी हो रही है, लगातार तेज हवाएं भी चल रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से कहा गया था कि 18 तारीख यानी कि 18 मई को सुबह मॉर्निंग तक स्थिति बिल्कुल यथावत रहेगी, लेकिन जो रफ्तार रहेगी वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी। जी, यहाँ पर सत्य प्रकाश, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई की जो सरकार है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, इस तबाही के लिए पहले से तैयार थी, पहले से इंतजाम करके रखे हुए थे। जाहिर तौर पर काजल महाराष्ट्र सरकार पहले ही मुस्तैद थी, क्योंकि पिछली बार जब तूफान आया था उस दौरान भी रायगढ़ में काफी तबाही हुई थी, तमाम घर के छपरे उड़ गए थे, तमाम लोगों की मौत भी हुई थी और महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री ने खुद जो उसका दौरा किया था, उसी को देखते हुए इस बार भी जो तूफान को हल्के में नहीं लिया गया। हालांकि पूरी तैयारियां कर ली गई थी, एनडीआरएफ से लेके, मुंबई पुलिस से लेके और कोस्टल गार्ड से लेके तमाम तैयारियां एहतियातन कर ली। हालांकि तटीय इलाकों को पहले ही खाली करवा लिया गया था, कोविड सेंटरों में तमाम जो मरीज थे उनको भी खाली करवा लिया गया था, तमाम पेड़ों की कटनी छटनी देर रात तक चली है। तो जाहिर तौर पर तैयारियां कहीं अच्छी थी, यही वजह है कि मुंबई का सेफ है और महाराष्ट्र में इस तरह की कोई आपत्तिजनक या फिर इस तरह इधर बिधर घटनाएं नहीं हुई। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई जिसको माया नगरी कहा जाता है, तबाही उसको छूकर निकल गई। हालांकि निशान वहां पर भी देखने को मिले हैं, तबाही के निशान वहां पर भी देखे गए हैं। तेज हवाएं चली, तेज बारिश हुई, कई जगह पर पानी भर चुका है। लेकिन यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र की सरकार पहले से ही तैयार थी इस तबाही का सामना करने के लिए। हालांकि माया नगरी बच गई इस तबाही से। तीसरी खबर आपको बताते हैं राजधानी लाइव की। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ विजिलेंस जांच की बात मात्र अफवाह है और जमीनी स्तर पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने पार्टी के विधायक प्रगट सिंह को नौजवानों का आदर्श बताते हुए कहा कि पार्टी में उनका पूरा सम्मान है। इस समय पार्टी का मुख्य एजेंडा लोगों को कोविड-19 से बचाना और बेअदबी की घटनाओं के आरोपियों को सजा दिलाना है। यहां से जारी बयान में सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी बदले की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस का असूल रहा है कि ये संवैधानिक संस्थाओं का अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल नहीं करती है और अपने विधायकों के खिलाफ ऐसा करने का तो सोच भी नहीं सकती है। उन्होंने ये कहा कि असल में इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कैप्टन संदीप संधू ने तो खुद स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने प्रगट सिंह को कोई धमकी देने वाला फोन ही नहीं किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे में वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील करते हैं कि पार्टी के अक्स पर चोट लगने वाली ऐसी कार्रवाइयों की जांच हो। उन्होंने कहा कि पार्टी विधायक प्रगट सिंह प्रदेश के युवाओं के आदर्श हैं और उनकी ईमानदार छवि पर किसी को शक नहीं है। पार्टी सभी विधायकों का पूरा सम्मान करती है, पूरी तरीके से सम्मान करती है, लेकिन जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, पार्टी का जो एजेंडा है लोगों को कोविड से बचाना है, बेअदबी के गुनाहगारों को सजा दिलाना है, प्रगट सिंह को नौजवानों का आदर्श बताया गया है। तो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ विजिलेंस जांच की जो बात है वो मात्र एक अफवाह है। पार्टी के नेता जितने हैं उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की बात सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। इसमें जमीनी स्तर पर कोई भी सच्चाई नहीं है, यानी जांच की बात सामने आई ही नहीं, सिर्फ इसको अफवाह कहा जाएगा।
जगतार भुल्लर सहयोगी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, सुनील जाखड़ ने खुद कहा कि पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की बात सिर्फ और सिर्फ अफवाह इसको बताया जा रहा है। देखिए काजल, अगर बात करें क्योंकि प्रगट सिंह वो देश का एक सियासतदान है जो पद्मश्री ओलंपियन और भारतीय हॉकी की टीम कप्तानी के लिए और 15 साल उन्होंने हॉकी खेली देश के लिए, 300 से 400 से ज्यादा उन्होंने मैच खेले, बात करी और 2 दफा वो विधायक हैं जलंधर कैंट से। और ये अब रही बात जब उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि सरकार का जो एक पॉलिटिकल एडवाइजर है उन्होंने मुझे धमकी दिया कि अगर सरकार के खिलाफ आपने बोलना ना बंद किया तो आपके खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई हुई। तो प्रगट सिंह ने कल बोला था कि उसको किसी भी बात का डर नहीं है, वो हमेशा उसने सच्चाई के साथ ही पॉलिटिक्स किया और सरकार के दरवाजे खुले और मैं सभी जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई है। हालांकि जो जिन्होंने धमकी दिया प्रगट सिंह को वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं कैप्टन संजीव संधू। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ बात की थी, जो मेरी ड्यूटी लगी थी, मैंने किसी को धमकाया नहीं। लेकिन अलग बात है कि अब जो पार्टी अध्यक्ष सुनील जाखड़ वो कह रहे कि कांग्रेस कभी बदले की राजनीति में शामिल नहीं होती, लेकिन जिस बंदे ने 10 साल भारतीय टीम की कप्तानी की और 2 दफा एमएलए और वो भी झूठ नहीं बोल सकता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो आपसी कड़ा है वो काफी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो रहा है। और मतलब पता चला कि अब जो मामला पूरा हाईकमान के हाथों में आ गया, हाईकमान इस मसले को जल्दी सुलझा सकती है। लेकिन जहां तक सुनील जाखड़ की बात है तो सुनील जाखड़ भी उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के ही बताए जाते हैं और जिस हिसाब से एक एमएलए 2 दफा कह रहे हैं कि उनको धमकी दी गई है और अब पार्टी कह रही कि नहीं दी गई है, तो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विजिलेंस की जांच कर रही है कैप्टन और प्रगट सिंह को धमकाएगा तो निश्चित तौर पे पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है। तभी ये पूरे का पूरा मसला हाईकमान ने अपने हाथों में ले लिया। जी काजल, पूरी जानकारी के लिए तो पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है वो हाईकमान ने अपने हाथों में ले लिया है, इसीलिए जो जांच की बात है उसको सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताया गया है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given appreciation award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे।